संग जिनवू एक ई रैंक हंटर है जिसे वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ई रैंक गेट जो कि सबसे इजी होता है क्लियर करने में उसमें भी स्ट्रगल करता है। हमारी स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड की है जहाँ पर गेट्स करंट टाइमलाइन से 10 साल पहले ओरिजिनेट होना शुरू हुए थे। इन गेट्स में डंजन्स होते हैं जिनमें मॉन्स्टर्स रहते हैं। अगर इन मॉन्स्टर्स को एक हफ्ते में नहीं खत्म किया गया तब ये मॉन्स्टर्स गेट तोड़कर बाहर आ जाते हैं। इन्हीं गेट्स के निकलने की वजह से ह्यूमंस को सुपर पावर मिलना स्टार्ट हो गई और जिन ह्यूमंस के पास सुपर पावर्स होती थी उन्हें हंटर्स बोला जाता था और हंटर्स को 6 रैंक्स में बांटा गया, SABCDE, जिनमें S रैंक हंटर्स बहुत रेयर होते थे और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते थे और वहीं E रैंक हंटर्स सबसे वीक होते थे और हमारा जिनवू उन E रैंक हंटर्स में भी सबसे वीकेस्ट था। जिनवू डंजन्स क्लियर करते वक्त कई बार मरते मरते बचा है। उसे काफी सारे लोगों ने ये जॉब छोड़ने को सजेस्ट किया लेकिन जिनवू ये काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी माँ बीमार है जो कि हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनके हॉस्पिटल का खर्चा और उसकी बहन के पढ़ाई का खर्चा सब जिनवू के ऊपर है क्योंकि उसके पापा कई साल पहले लापता हो गए थे। स्टोरी के स्टार्ट में हमें साउथ कोरिया में एक सिटी सोल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ई रैंक हंटर संग जिनवू हमें अपने बारे में बताता है कि वो नॉर्मल ह्यूमन से थोड़ा स्ट्रांग और थोड़ा जल्दी हील हो सकता है। अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को हटा दे तो वो एक हंटर कहलाने के लायक नहीं है। डंजन्स क्लियर करते वक्त हर बार उसे काफी चोटें लगती हैं और कई बार तो वो मरते मरते बचा है। वो ये काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे पसंद है, उसे एक काम मजबूरी में करना पड़ता है। फिर वो हमें बताता है कि वो इन डंजन्स को क्लियर करके जितने पैसे कमाता है उससे वो बहुत मुश्किल से अपने माँ की ट्रीटमेंट की फीस भर पाता है लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो एक आम लड़का है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, इसलिए उसे हंटर्स की जॉब करनी पड़ती है। फिर हमें सोल का एक कंस्ट्रक्शन साइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 हंटर्स एक दूसरे का हाल चाल ले रहे होते हैं और इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जिनवू आ जाता है जिसे देखकर उनमें से एक हंटर जिनवू से उसका हाल चाल पूछता है, जिसे देखकर दूसरा हंटर उससे पूछता है कि क्या ये आदमी हम सब में सबसे स्ट्रॉन्ग है, जिस पर पहला वाला बोलता है कि नहीं, यहाँ पर इसका उल्टा है, वो हम सब में सबसे वीक है। वो इतना वीक है कि वो एक ई रैंक डंजन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है। ये सुनकर दूसरा वाला चौंक कर बोलता है कि क्या वो इतना कमजोर है। फिर पहला वाला बोलता है कि अगर जिनवू यहाँ है तो समझ जाओ कि रेड बहुत आसान होने वाली है। जिनवू ये सारी बातें सुन रहा था लेकिन वो इस बातों को इग्नोर करता है क्योंकि अब उसे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है। जिनवू कुछ सोच रहा होता है तभी पीछे से उसे एक आवाज़ आती है और जब वो पीछे घूमता है तो देखता है कि मिस जूही वहाँ खड़ी रहती हैं। मिस जूही उससे चिंतित होकर पूछती हैं कि उसे ये सारी चोटें कैसे लगी। इस पर वो बताता है कि कुछ दिन पहले वो एक ई रैंक डंजन में रेड करने गया था, वहाँ पर उसे चोटें लग गईं। उस रेड में सभी हाई रैंक हंटर्स थे, इसीलिए वो हीलर को नहीं ले गए थे और उस रेड में सिर्फ वो ही एक था जो इंजर्ड हुआ था। जिस पर मिस जूही बोलती हैं कि ये गलत बात है, अगर वो सभी हाई रैंक हंटर्स थे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हीलर्स को ना ले जाएं। जिस पर जिनवू जूही को बोलता है कि कोई बात नहीं क्योंकि वो ही वीक है, इसीलिए उसे अक्सर चोट लग जाती है और अब उसे इन चीज़ों की आदत हो चुकी है। इस पर जूही उसे कुछ नहीं बोलती। फिर जिनवू बोलता है लगता है सभी लोग डंजन में एंटर करने वाले हैं, हमें भी चलना चाहिए। फिर सभी की सहमति से मिस्टर सॉन्ग को उस रेड का लीडर बनाया जाता है। उसके बाद बिना किसी समय को वेस्ट करते हुए सारे हंटर्स और जिनवू उस गेट में एंटर कर देते हैं। सभी के डंजन में एंटर करने के बाद हमें 2 लोग आपस में बात करते हुए दिखाए जाते हैं जिसमें पहला वाला दूसरे वाले से पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, जिस पर दूसरा वाला बोलता है कि वो हंटर संग जिनवू के बारे में सोच रहा है क्योंकि उसे बुरा लग रहा है कि वो उसे कॉफी नहीं दे पाया। जिस पर पहला वाला बोलता है अच्छा वही वीकेस्ट हंटर ई रैंक कैटेगरी वाला। उसके बाद पहला वाला दूसरे वाले से पूछता है कि इस डंजन का रैंक क्या है, जिस पर दूसरा वाला उसे बताता है कि ये एक डी रैंक डंजन है। फिर वो बताता है कि उसने अपने पूरे करियर में अब तक जिनवू को किसी भी डंजन से बिना इंजर्ड हुए वापस निकलते हुए नहीं देखा है। जिस पर पहला वाला उसे दिलासा देते हुए बोलता है कि ये एक डी रैंक डंजन है, उसे नहीं लगता कि इसमें कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद हमें डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिनवू को वापस से चोटें लगी हुई होती हैं और जूही उसे हील कर रही होती हैं। वो जिनवू से पूछती है कि वो हंटर बनने पर इतना ज़्यादा फोकस्ड क्यों है, उसे तो ठीक से लड़ना भी नहीं आता, क्या कोई दूसरा रीज़न है उसके पास हंटर बनने का। जिस पर जिनवू जूही को बताता है कि वो हंटर सिर्फ मजे के लिए बनना चाहता है। वो जूही को रियल रीज़न नहीं बताता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी। जिसके बाद जूही उसे बोलती है कि तुम्हारा फन तुम्हें एक दिन जरूर मरवा देगा। फिर मिस्टर सॉन्ग एक मैजिकल कोर दिखाते हुए बोलते हैं कि ये उन्हें हर मैजिकल बीस्ट को मारने पर मिलता है। एक सी रैंक मॉन्स्टर का मैजिकल कोर भी लाखों में बिकता है, लेकिन जिनवू एक ई रैंक हंटर था इसलिए सी रैंक मॉन्स्टर्स उसके पहुंच से बाहर थे।
जहाँ सबके पास अच्छे खासे अमाउंट में मैजिकल कोर मौजूद रहता है, वहीं जिन्वू के पास सिर्फ एक ई रैंक का मैजिकल कोर होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है। तभी उनमें से एक हंटर को एक और डंजन में जाने का एंट्रेंस मिलता है, जिस पर मिस्टर सॉन्ग सभी को बताते हैं और बोलते हैं कि ये गेट तभी क्लोज होगा जब हम फाइनल बॉस को डिफीट कर देंगे, और फाइनल बॉस उस गेट के उस तरफ है। ऐसे सिचुएशंस में नॉर्मली हम गिल्ड को कांटेक्ट करते हैं और उनके ऑर्डर्स का वेट करते हैं, लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें अपना शेयर उनमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरी राय यही है कि हम सभी जाकर फाइनल बॉस को डिफीट कर देते हैं, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है, इसलिए हम वोटिंग करते हैं। इसके बाद जिन्वू को छोड़ के सभी लोग वोट करते हैं और वोटिंग 50-50 के रेशियो में आ जाता है। सब लोग वोट कर चुके होते हैं सिवाय जिन्वू के, इसीलिए सभी जिन्वू की तरफ देखते हैं और उससे पूछते हैं, और जिन्वू हाँ की तरफ वोट देता है। इसके बाद सभी डंजन में एंटर कर देते हैं। फिर जिन्वू जूही को सॉरी बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे उस डंजन में आना पड़ा। फिर जूही जिन्वू को बोलती है कि अभी कुछ देर पहले तो तुम मरते मरते बचे और तुम्हें डंजन में और एक्सप्लोर करना है, जिस पर जिन्वू उसे सॉरी बोलता है। फिर जूही बोलती है कि अगर वो सॉरी फील कर रहा है तो वो उसे कहीं अच्छी जगह ले चलकर कुछ खिला सकता है। तभी सभी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा गेट के सामने होता है, जिसे देखकर उनमें से कुछ बोलते हैं कि हमें बाहर चलना चाहिए, ये डेंजरस हो सकता है। जिस पर मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि हमें इतनी दूर आकर अब वापस नहीं जाना चाहिए, मैं तो नहीं जाऊंगा, जिसे जाना है वो जा सकता है। मिस्टर सॉन्ग की बातें सुनकर सभी मोटिवेट हो जाते हैं और अंदर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर मिस्टर सॉन्ग गेट को खोलते हैं और सभी अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि उस रूम में ढेर सारे स्टैचू होते हैं और वो कुछ न कुछ पकड़े हुए रहते हैं, जैसे कुछ के पास इंस्ट्रूमेंट होता है तो किसी के पास कोई ना कोई वेपन्स होते हैं। और उन सब के सेंटर में एक बहुत बड़ी सी स्टैचू होती है, जो कि एक थ्रोन पर बैठी होती है। सभी अंदर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक स्टैचू दिखता है जिस पर कुछ एंशिएंट स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। मिस्टर सॉन्ग उस स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं। उसमें लिखा होता है, पहला भगवान की आराधना करो, दूसरा भगवान की प्रशंसा करो, तीसरा भगवान को अपना फेथ प्रूव करो। जो लोग इन बातों को पूरा नहीं करेंगे वो जिंदा नहीं बचेंगे। जब मिस्टर सॉन्ग ये सब रीड कर रहे होते हैं, तभी जूही जिन्वू को कहती है कि उस स्टैचू की आंखें हिल रही हैं, जिस पर जिन्वू बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुमने जरूर कुछ गलत देखा होगा। फिर जिन्वू को कुछ अजीब सा फील होता है और तभी गेट अपने आप बंद हो जाता है। सभी पैनिक होने लगते हैं। तभी उनमें से एक वहां से वापस जाने लगता है। जैसे ही वो गेट को टच करता है, तभी उनमें से एक स्टैचू उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसे देखकर सभी डर जाते हैं। तभी जिन्वू को याद आता है कि जूही उससे उस स्टैचू के आंख हिलाने के बारे में बोल रही थी। इसी बात को चेक करने के लिए वो पीछे घूमता है, तभी वो देखता है कि वो स्टैचू उससे ही घूर रही थी।